हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आइए आज पढ़ते हैं हम लोग मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। और ये वो क्वेश्चन हैं जो टेट के प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इनसे इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है टेट 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो इसमें से प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें हम देखते हैं कि पहले तो प्राकृतिक संख्याएं हम देखें तो प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक से शुरुआत होती है 1, उसके बाद 3, क्योंकि विषम इन्होंने बोल दिया है तो 1, 3, 5 और ये कहाँ तक 69 तक जाएंगी, क्योंकि इन्होंने प्रथम 35 बोला है तो 69 तक, यानी हमारी एक कम 70 तक जाएंगी। तो इनका सम हम किस तरीके से निकालेंगे वो देखिए। इनका हम सम देखेंगे। अब हम क्या निकालते हैं कि लास्ट प्लस पहली, यानी लास्ट प्लस पहली सम निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट और प्लस पहली यानी 69 और प्लस पहली और बटा 2 ये करते हैं, ठीक है। और इनटू जितने नंबर हैं, कितने नंबर 35 है वो 35 कर देंगे यहाँ पर। इक्वल में क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 69 और 1 70, यानी 70/2 हो जाएगा, 70/2 और इंटू 35 ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको काटेंगे तो ये 35 यहाँ से मिलेगा और ये 35 इंटू 35 हमको मिलेगा कितना, 35 इंटू 35 ये मिलेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 की मल्टीप्लाई हमारी आ जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 का स्क्वायर होता है 5 पंजे 25, पूरा ये लिख देंगे 25। और उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 1 से इससे बढ़ाकर कर देंगे तो हो जाएगा 3 4 जा 12 यानी 3 चौक 12। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 12 25, यानी ए आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं और नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है हमारी स्क्रीन पर। टेट 2014 में पूछा गया है और देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन कि 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। उसी के जैसा है बिल्कुल कि 1 से विषम इसमें भी इन्होंने बोल दिया है। तो 1 से लेकर वही 3 और डैश 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 40 तक की विषम संख्याएं, ठीक है। 1 से लेकर 40 तक की विषम संख्या यानी कह सकते हैं 39 तक इन्होंने, वो 39 और 140 हमारी जो विषम संख्या होंगी 39 तक होंगी, क्योंकि 40 हमारी सम हो जाती है। तो इसका हम योगफल निकालने के लिए जैसा अभी हमने जो पीछे इससे पहले वाले क्वेश्चन में रूल लगाया था उसी तरीके से लगाएंगे कि लास्ट और प्लस 1 यानी पहला, तो 39 और प्लस 1 और बटा 2, ठीक है। और इनटू जितने नंबर होंगे, अब देखिए 1 से 39 तक यानी 1 से 40 तक हमारी कितनी संख्याएं होंगी, आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी, यानी 40 तक 20 हमारी सम होंगी और 20 ही संख्याएं हमारी क्या होंगी, विषम होंगी। तो इन्होंने विषम संख्याओं बोला है तो यहाँ पर 20 कर देंगे, 20 हमारी विषम हो जाएंगी। अब 39 और 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40, 40/2 और इंटू 20 ये हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 इंटू 20 यानी ये हमारा मल्टीप्लाई आएगी 20 इंटू 20 और 20 इंटू 20 हमारी मल्टीप्लाई 20 20 हम 400 होती है। इसका उत्तर हो जाएगा 400, यानी ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 धन अभाज्य संख्याओं का योग होगा। तो यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन है आया हुआ। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाले यूपी टेट में किस तरीके से और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये हम क्वेश्चन करेंगे, देखिए कितनी आसान तरीके से कर लेंगे। इन्होंने ये कहा है कि प्रथम 5 धन अभाज्य यानी पॉजिटिव अभाज्य प्राइम नंबर संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्राइम संख्या यानी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो अपने आप से कटे
या एक से कटे, यानी जिसके दो फैक्टर हों, एक अपने आप खुद हो और एक वन हो। तो जैसे अब लोग कहते हैं कि क्या फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट हमारा अभाज्य संख्या है, यानी पहली हमारी अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो फर्स्ट हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि परिभाषा ये होती है कि अभाज्य संख्या होने के लिए कि दो फैक्टर होने चाहिए, एक तो खुद से कटे और एक वन से कटे। तो ये इसका एक ही फैक्टर है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब हम आते हैं कि दो पर, दो हमारी अभाज्य संख्या है। हाँ, दो हमारी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके दो फैक्टर हैं, एक तो दो खुद अपने आप में है और एक ये वन से कटेगी। तो ये हमारी पहली ऐसी विषम अभाज्य, वो सम अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जो सम हो, सारी विषम संख्याएं मिलेंगी, अभाज्य संख्याएं। तो पहली हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी दो। इन्होंने कहा प्रथम 5 पॉजिटिव अभाज्य संख्या है, तो पहली 2 हो जाएगी, फिर हो जाएगी 3 और फिर हो जाएगी हमारी 5 और फिर हो जाएगी हमारी 7। कितनी हो गई? 4 हो गई दोस्तों। एक और फिर हमारी 9 नहीं होगी, क्योंकि 9 का मल्टीपल 3 भी होता है और खुद 9 भी होता है और 1 होता है, यानी उसके 3 जो है फैक्टर हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। तो हमारी 3 गुणनखंड नहीं होने चाहिए, 2 होने चाहिए, इसलिए 9 ना होकर के 11 होगी। 11। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, इसी का योगफल पूछा था। तो 11 और 7 18, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28। हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों 28, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा इसका। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया, इस टाइप का एक क्वेश्चन आना ही आना है, और इसमें ये पूछा गया है, यूपी टेट 2016 में आया था। इसमें ये पूछा गया है कि 3 के 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है। ठीक है, तो ये गुणज होंगे, यानी कह सकते हैं मल्टीपल, 3 के ऐसे मल्टीपल जिनका योग, जिनका सम जो है वो 99 है। तो आपको बताना है वो मल्टीपल कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 3 के मल्टीपल पहचानने के लिए हमको इनकी डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी वो होती है, कोई भी नंबर होता है उस नंबर के अंकों का सम अगर 3 से कटता है तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे हम पहला उठा लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा 24 है। 24 कितने से? 2 और, यानी 24 नंबर हमारा 2 और 4 से मिलकर बना है। तो 2 और 4 का सम हो जाएगा 6। क्या 6 हमारा 3 से कटता है? यहाँ कटता है, तो ये नंबर भी 24 3 से कटेगा। फिर हम देखते हैं 33। 33 हमारा ऐसा नंबर है जिसके अंकों का सम होगा 3 और 3 6। क्या ये 6 3 से कटता है? ये भी, तो ये 33 भी हमारा 3 से कटेगा। फिर आता है 42। 42 नंबर हमारा ऐसा नंबर है जिसके अंकों का सम होता है 4 और 2 6 6। क्या 6 हमारा 3 से कटता है? हाँ, ये कटता है, तो ये नंबर भी हमारा 42 3 से कटेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि तीनों इसके जो मल्टीपल हैं वो 3 के मल्टीपल हैं, यानी तीनों ये 3 से नंबर कटेंगे। इन्होंने भी कहा कि 3 के मल्टीपल होने चाहिए, लेकिन इन्होंने ये कहा क्रमागत, इन्होंने ये बोल दिया था क्रमागत, लेकिन ये क्रमागत नहीं है। इनका जोड़ भी 99 है, लेकिन ये क्रमागत नहीं है, तो ये उत्तर तो हमारा नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने बोल दिया था क्रमागत होने चाहिए, मतलब क्रमागत का मतलब होता है लगातार, लगातार जो आते हैं वो नंबर क्रमागत कहलाते हैं। तो हम देखते हैं बी ऑप्शन पर। फिर बी ऑप्शन हमारा, इसमें एक 32, ये हमारा 3 से नहीं कटता है, 34 3 से नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। अब आते हैं सी नंबर पे। सी हमारा 30, यानी जो पहला नंबर है 30, वो भी हमारा 3 से कटता है। उसके बाद 33 है, वो भी हमारा 3 से कटता है। और उसके बाद 36 है, वो भी हमारा 3 से कटता है। तो अब हम देखते हैं क्या ये 3 के मल्टीपल हैं, क्रमागत नंबर हैं। तो 3, इसमें देखिए 3 का गैप है, 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का गैप है, 3 का मल्टीपल है। और इनको एडिशन करके देख लीजिए, जोड़ करके देख लीजिए, 6 और 3 9, 9 9 का 9 रहेगा। और उसके बाद 3 और 3 6 3 9 9, यानी इनका सम भी 99 है। तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे नंबर जो 3 के क्रमागत गुणज होंगे और जिनका योगफल 99 होगा, वो हमारा कौन सा होगा? यानी 30 33 और 36। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2016
टेट में आया था ये क्वेश्चन। इसी तरीके दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, किसी आयतकार खेत का विकर्ण 17 मीटर लंबा है तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करा रहा है। तो देखिए, आयत क्या होता है? आयत होता है जिसकी इस तरीके से ये वाला, ये हमारा कहलाता है आयत। ये आयत है, इसका विकर्ण दिया है, ये विकर्ण दिया है, ये एल होती है, ये बी होती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आयत कहलाती है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब यहाँ पर ये विकर्ण की माप दी है 17, ये 17 दी है। तो पूछा इसका एरिया कितना होगा। तो देखिए, ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17 का स्क्वायर यानी 289 और इक्वल्स टू एल स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, प्लस बी स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू ये आ गई 289, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, इधर परिमाप दिया है। परिमाप का फार्मूला होता है 2 और एल प्लस बी इक्वल्स टू, ये दिया है 46। अब देखिए, ये 2 अपॉन में लाएंगे तो ये एल प्लस बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 23, क्योंकि कट जाएगा, 23 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे। जैसे ही स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर लगाएंगे और इधर भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 529, 23 का स्क्वायर 529, ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है यहाँ पर, प्लस का 2ab यहाँ पर होता है। हम लिख दे रहे हैं ये प्लस का 2ab, और 2ab का मतलब 2lb, और यही हमारा एरिया रहेगा 2lb, और बराबर 529, ये हो जाएगा। अब देखिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये हम 289 यहाँ घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 529 में से 529 से अगर हम कितना 289 घटाएंगे ये, तो हमको मिल जाएगा 9 में से 9 गया 0, 12 में से हट गया 4, और ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, 240। यहाँ पर 2lb है तो 2 से डिवाइड लगा देंगे तो lb की वैल्यू बच जाएगी, और जो कि मिल जाएगी हमारी, कितनी मिलेगी? 2 एकम 2, 2 120 दोस्तों, मिल जाएगी 120। हमारा एरिया आ जाएगा 120, जो कि उत्तर पहला ही है, पहला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये डिविजिबिलिटी रूल पर एक क्वेश्चन आता ही है। इसमें पूछा गया है कि 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो ऐसी संख्याएं बतानी कि इसमें से 8 से जो विभाजित हो जाएं, कौन कौन सी संख्याएं। ऑप्शन नीचे दिए हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं। तो चेक करेंगे, ये हमको पता होना चाहिए कि 8 से विभाजित कैसे पहचानेंगे, कोई संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे। देखिए, हम बताते हैं दोस्तों, बहुत आसान तरीके से पहचानेंगे। कोई भी नंबर है, जैसे नंबर है 4, 6, 2, ठीक है, और 4, इस तरीके से ये नंबर है। तो अगर ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है, तो इसको कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानेंगे इसकी लास्ट की, यानी अंतिम 3 डिजिट, ये इनको भाग करेंगे। अगर इसको भाग करने पर ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी, और इसको विभाजित करने पर, यानी 3 डिजिट से बनी संख्या को विभाजित करने पर 8 से नहीं, पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती है, यानी कुछ ना कुछ शेष ज़रूर बचता है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक के ज़रिए से, या कह सकते हैं इस डिविजिबिलिटी रूल के ज़रिए से, हम इसको पहचानेंगे ये संख्या हमारी 8 से विभाजित हैं या कौन कौन सी संख्याएं इनमें से 8 से विभाजित हैं। तो पहचानते हैं, चलिए देखते हैं। पहली संख्या है 5 to 40, यानी लास्ट की संख्या है 240। इसमें लास्ट की संख्या 240 है। तो देखिए, 240 क्या 8 से डिविजिबल है,
तो 8 तियाँ 24 और ये 0 ऊपर आ जाएगा। हाँ, ये संख्या हमारी पहली 8 से डिविजिबल है, यानी 8 से विभाजित है। दूसरी देखेंगे, ये हमारी लास्ट की अंतिम ये 3 डिजिट से बड़ी संख्या 220। क्या ये संख्या हमारी देखिए 8 से विभाजित है, तो 8 से इसको भाग करके देखिए। 8 दूनी 16, ठीक है, 16 और 6 22 यानी 60 हो जाएगा। क्या इसमें से 8 से पूरी तरीके से विभाजित है? हमारी 8 से पूरी तरीके से ये संख्या विभाजित नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 दूनी होता है 16, 16 के बाद फिर घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 0। ये देखिए यहाँ पर 60 8 सत्ते 56 लगेगा 56। अब यहाँ पर हमारा 4 रिमाइंडर रहेगा, जो कि हमारा रिमाइंडर बचा रहेगा, यानी शेष बचा रहेगा। तो ये संख्या हमारी 8 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं है, बी वाली यानी सेकंड वाली। अब हम चेक करते हैं अपनी थर्ड संख्या, जो कि हमारी है ये 128, लास्ट की 128। तो 128 के 8 से डिवाइड है, चेक करते हैं। तो 8 एकम 8, 4 बचा भाई, इसको 8 से डिवाइड करके देख लीजिए। तो 8 एकम 8, 4 बचेगा 48, 8 छंग 48। ये देखिए पूरी तरीके से डिवाइड हो गई। तो हम देख सकते हैं, एक तो पहली डिवाइड हमारी संख्या थी 4 से विभाजित, और एक ये मिल गई है। अब हम देखते हैं कि हमारी लास्ट 124 जो लास्ट संख्या है, क्या ये हमारी 4 से विभाजित है? तो 124 दोबारा से चेक करते हैं, 124 लिखेंगे, 124 क्या ये हमारी संख्या है? तो 8 से विभाजित करके देख लीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 8 एकम 8, कितना 4 बचेगा, और ये 44, क्या ये 8 से विभाजित है? 8 पंजे 40 होता है दोस्तों, तो यहाँ से 4 शेष बच जाएगा। तो ये संख्या हमारी 4 से विभाजित नहीं है। तो हमने क्या देखा, कौन कौन सी संख्याएं हमारी 4 से विभाजित है? एक पहली है और एक तीसरी है। ये दो संख्याएं, पहली तीसरी, तो पहली तीसरी का ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड सी वाला, ये ऑप्शन ये हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट एंड थर्ड इसमें दिया था, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम 8 से विभाजित होने वाला, 9 से विभाजित होने वाले जो भी संख्या होंगी कर लेंगे। 9 का अलग है, 9 का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर समझा देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये दोस्तों क्वेश्चन आ गया है, जो 9 से विभाजित होने का रूल इसमें जो है पता लगेगा हमको, हम बताएंगे, अभी एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरीके से बेहतरीन सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छी तरीके से मतलब इसी तरीके के ट्रिकी सॉल्यूशन या कह सकते हैं बेहतरीन सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या होता है? z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या ये जो हमारी संख्या दे रखी है 9 अलग है, ये जो संख्या है पूछ रहा है 9 से विभाज्य पूरी तरीके से 9 से ये संख्या अगर कटती हो, तो पूछ रहे हैं कि ये बताइए ये z जो बीच में है इसकी वैल्यू क्या होगी? ये जो z बीच में लिखा है इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए अब इसमें 9 से विभाजित होने का रूल समझ लीजिए। अगर आपकी रूल समझ में आ गया तो आप ये क्वेश्चन ओरल कर देंगे, मतलब देख कर ही कर देंगे, आपको पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और रूल समझते हैं। 9 से विभाजित होने की डिविजिबिलिटी ये होती है, या रूल ये होता है कि कोई भी संख्या, जैसे ये कोई भी संख्या हम लिखते हैं इस तरीके से, ये हमारी संख्या है, ये संख्या हो गई एक, अगर ये 9 से विभाजित है या नहीं बिना भाग के पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे? देखिए ये संख्या है, इसमें क्या करेंगे, जो भी इसकी डिजिट हैं कौन कौन सी 3 4 और 2, इनको जोड़ लीजिए। तो इनको जोड़ने पर हमको मिलता है 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 मिला। क्या 9 को 9 से भाग करेंगे? पूरी तरीके से कट रहा है? हाँ पूरी तरीके से कट रहा है। तो ये संख्या भी हमारे 3 अंकों से बनी हुई 9 से कटेगी। मतलब ये हुआ कि संख्याओं की डिजिट, जो भी उसकी डिजिट होंगी उनका सम अगर 9 से कटता होगा तो वो संख्या भी 9 से कटती होगी। तो हम देखते हैं दोस्तों, अब करते हैं इसी रूल से ये क्वेश्चन। हमारा नंबर है 4 1 7 Z और 8, ये हमारा नंबर है दोस्तों। पूछा है कि ये बताइए कि z की नंबर क्या होगा, z की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम अपने बचे हुए नंबर को ऐड कर लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 4 और 1 6, 6 और 7 हो जाएगा 13, और 13 और 8 हमारा हो जाएगा 21। अब देखो दोस्तों 21 है और ये z बचा, 21 है और ये z बचा। तो ये बताइए 21 में हम कितना नंबर जोड़ें जो कि 9 का मल्टीपल बन जाए। 9 का मल्टीपल का मतलब ये है कि इसका सम ऐसा बन जाए जो 9 से कटे। तो 21 में हम 6 जोड़ दें,
देखिए पहला ऑप्शन उठाते 6 अगर जोड़ते हैं तो ये 27 बन जाएगा, 27। ठीक है, अगर 21 में हम 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, ये सी ऑप्शन में 30 बनेगा। अगर 21 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 28। ठीक है, अगर 21 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो दोस्तों देखिए, ये 27 बना, ये 36 बना, ये 24 हुई, इसमें कौन सा जो है 9 का मल्टीपल है? तो आप देखोगे कि पहला ऑप्शन 27 ही 9 का मल्टीपल है, ना ही 30 मल्टीपल है 9 का, और ना ही ये 28 है, और ना ही ये 24 है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा जो मल्टीपल है वो सिर्फ 6 रखने पर ये मल्टीपल बन रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी z की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारी 6। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कितनी आसान तरीके से हमने फाइंड कर लिया है, अपना आंसर पता लगा लिया। आगे देखते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो है 1 से 5 में पूछा गया है। ठीक है, 15 अक्टूबर 2017 यानी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखकर ही टिक करने वाला है, लेकिन बस इसका रूल और इसका कंसेप्ट पता हो। तो इसमें क्या कहा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो लोग क्या होता है, इसमें तो एक ऑप्शन सही दिए हैं, वरना वन भी ऑप्शन में होता है, एक ऑप्शन में होता है। अब जब एक ऑप्शन में है, दो है, तब आप ज़्यादातर बच्चे इसको वन पर टिक करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वन पर टिक करके चले आते हैं। वो सोचते हैं उनका उत्तर सही है, लेकिन ये उत्तर होता है गलत। ठीक है, क्योंकि इस अभाज्य संख्या की परिभाषा, जैसे कि अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में बताई थी, कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसके दो फैक्टर होने चाहिए। दो फैक्टर होने चाहिए मतलब एक तो वो खुद नंबर हो और एक दूसरा फैक्टर हो, यानी एक जो खुद नंबर और एक वन का फैक्टर हो, यानी वन से कटे और खुद अपने आप से कटे, तो वो संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम वन पर टिक कर देंगे तो वन का तो एक ही फैक्टर खुद वन है, दूसरा कोई फैक्टर है ही नहीं, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या हमारी नहीं होगी, वन हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर हम देखते हैं दूसरे पे, दो पर आते हैं, तो वो दो हमारी अभाज्य संख्या होगी। इसके क्या होता है, दो फैक्टर हैं, एक तो ये दो से कटेगी और वन से कटेगी। ठीक है, यानी सेल्फ दो से कटेगी और वन से कटेगी, तो ये हमारी प्राइम नंबर हो जाएगा, यानी अभाज्य संख्या हो जाएगी। 5 है अभाज्य संख्या, बट ये क्या है, बड़ी है। ठीक है, 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये बड़ी है, सबसे छोटी उन्होंने पूछा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 ना हो करके, ना ही 3, हमारा आंसर हो जाएगा 2। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए जो सम हो, सम अभाज्य संख्या। दोस्तों सम भी हो और अभाज्य संख्या हो, तो ऐसा तो सिर्फ एक ही उत्तर हो सकता है, और सिर्फ एक, बाकी इसके अलावा कोई भी उत्तर नहीं होगा, वो होगा आपका 2। 2 हमारी वो संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन है या नहीं। हाँ दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन बचा है, और इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका टेट का ही, एच टेट हरियाणा टेट में पूछा गया है। 1 to 5 फरवरी 2014 में आया हुआ है, 2 फरवरी 2014 में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं पता लगाना है कितनी बनेंगी 1 से 30 तक में। तो 1 से 30 तक में हम लिख ही लेते हैं और देखते हैं कितनी बनती हैं, बहुत ही जल्दी लिखेंगे। 2 1 हो जाएगी हमारी अभाज्य संख्या, क्योंकि बन तो होगी नहीं। उसके बाद 3 हो जाएगी, फिर हमारी 5 हो जाएगी, और हमारी 7 हो जाएगी, फिर हमारी 11 हो जाएगी, 9 नहीं होगी दोस्तों, फिर हमारी 13 हो जाएगी, फिर हमारी 11 दो बार हो गया, फिर हमारी 13 हो जाएगी। ठीक है, और फिर 14 नहीं होगी, 15 नहीं होगी, 16 नहीं, 17 हो जाएगी, और फिर 19 19 हो जाएगी, 19 के बाद 23 हो जाएगी, और 23 के बाद हमारी हो जाएगी 24 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 29 हो, 30 नहीं। फिर ये हमारी दोस्तों सारी अभाज्य संख्याएं हमने लिख दी हैं 1 से लेकर 30 तक। अब इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों 10 निकली हमारी अभाज्य संख्याएं 1 से 30 तक, जो भी अभी हमने गिनी काउंट की, तो वो हमारी 10 निकली, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 10।
तो इस तरीके से अभाज्य संख्याओं पर दोस्तों कई क्वेश्चन आते हैं, कई प्रश्न आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हमने अच्छी तरीके से समझा दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन भी करा दिए हैं और ये अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट भी हमने अच्छी तरीके से क्लियर करा दिया। अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है अभाज्य संख्याओं पर आधारित, आई होप आप कर दोगे। दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक तो हरियाणा टेट में आया है 14 में, और एक यूपी टेट में भी पूछा गया है दिसंबर 2016 में। देखिए कितनी अभाज्य संख्याओं पर कितने क्वेश्चन आते हैं, अब आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या बहुत ही मतलब जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी हमने जैसा कि समझाया उसी तरीके से है, बस कैलकुलेशन नहीं है, टफ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पता हो, आप देख कर टिक कर दोगे। तो सबसे पहले फिर वही है, हमने बताया था कि जिसके मतलब 2 रूल हों, यानी 2 फैक्टर हों, तो अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? एक सम संख्या होती है, या एक संयुक्त संख्या होती है, या एक विषम होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं उत्तर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, एक सम संख्या होती है। हाँ, सम संख्या भी होती है। ठीक है, एक सम संख्या भी होती है। तो सम संख्या होती है यानी कि 2। ठीक है, हमारी 2 क्या है? 2 एक सम संख्या है और अभाज्य भी है। ठीक है, फिर हम आते हैं अपनी एक सी ऑप्शन के पहले देख लेते हैं, विषम होती है। हाँ, हमारी इसको छोड़ करके इसके अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं हैं हमारी अभाज्य, वो सभी विषम है, जैसे 3, 5, डैश डैश 7। ठीक है, 5 और हमारी 7, हमारी 11, ये सब क्या है? ये सब हमारी विषम संख्याएं हैं। तो ये तो दोनों आंसर सही हैं। उसके बाद फिर एक संयुक्त संख्या होती है, मतलब दोनों मिलाकर संख्याएं होती, कह सकते हैं कि उसमें सम भी हो और विषम भी हो, ऐसी संख्याएं होती हैं। ठीक है, मतलब 2 भी हो और कह सकते हैं अभाज्य भी संख्या हो, कह सकते हैं जैसे 6। तो ये 6 हमारी क्या अभाज्य थोड़ी नहीं हुई? तो ये भी हमारा जो है कह सकते हैं ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी हमारा उत्तर, क्योंकि यहाँ पर विषम भी आ जाती हैं, क्योंकि अकेले सम नहीं होती, विषम भी होती, इसलिए ये भी उत्तर गलत। अब यहाँ पर विषम अकेले नहीं होती, सम भी होती, इसलिए ये भी उत्तर गलत। और यहाँ पर एक संयुक्त संख्या भी नहीं होती, ये भी उत्तर गलत। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? हमारा होगा इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप इसको ऑप्शन काट करके आंसर अपना लगा सकते हैं। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका यूपी टेट क्लास 6 to 8 वाले में आया है, और 16 में 2016 में। क्या है? 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, जो नेचर से हमको प्रकृति से मिली हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सब डैश डैश अनंत तक, ये हमारी सारी प्राकृतिक संख्याएं। अगर इसमें ज़ीरो लग जाता है, अगर अब ज़ीरो लगा देंगे इन संख्याओं से पहले, तो ये हमारी हो जाएंगी होल नंबर। ठीक है, संपूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अगर ज़ीरो लगाते ही हमारी होल नंबर बन जाएंगी, लेकिन हमारा ज़ीरो प्राकृतिक संख्याओं में ज़ीरो नहीं लगेगा। तो इन्होंने क्या कहा है? 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। तो किस तरीके से होता है? देखिए, एक पूर्णांक होता है, या एक संपूर्णांक होता है, या एक प्राकृतिक संख्या होता है, या एक धनात्मक संख्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 प्राकृतिक संख्या है। जैसे मान लो 10 है, प्राकृतिक संख्या है, इधर 8 है, प्राकृतिक संख्या है, इसका जरा अंतर करिए तो कितना हो जाएगा? 2। क्या ये 2 प्राकृतिक संख्या नहीं है? बिल्कुल है। उसके बाद हम मान लेते हैं 50 है, प्राकृतिक संख्या है, अगर हम इसमें 40 घटा देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो क्या दोस्तों ये हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है? ये भी प्राकृतिक संख्या है। इस तरीके से हम 100 ले लेते हैं, 100 में से अगर 50 घटा देते हैं दोस्तों, ठीक है, दोनों प्राकृतिक संख्या है, 100 में से 50 गया, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो देखिए ये भी हमारी प्राकृतिक संख्या है। कोई छोटी संख्या लेते हैं, जैसे हमने 8 ले लिया, 8 में से हमने 5 घटा दिया, ये भी प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या 3 बचेगा? तो ये भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। मतलब हम क्या क्या देखा, इतने सारे एग्जाम्पल हमने इसीलिए लिखे क्योंकि आप अपने आप समझ जाएं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी 2 प्राकृतिक संख्याएं हम आपस में घटाएंगे तो जो भी हमको मिलेगा वो उत्तर भी हमारा क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं का ही होगा। ठीक है, तो एक प्राकृतिक ही संख्या होगा, उसका आंसर होगा हमारा एक प्राकृतिक संख्या, इनका अंतर एक प्राकृतिक संख्या ही होगा। तो ये हमारा इसका आंसर है।
आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, ये बताना है हमको। तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा और मिलता भी है। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं टेट के, उनमें मिला है, आया है क्वेश्चन इस टाइप का। और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है। तो कैसे होता है देख लीजिए। एक तरफ हम इधर रुपए लिखेंगे और एक तरफ हम इधर लिखेंगे केले, एक तरफ लिखेंगे केले, ठीक है। तो दोस्तों इधर हम केले लिखेंगे और इधर रुपए। तो ये रुपए, अब यहाँ पर हमने सीपी यानी कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, हमने 10 के ख़रीदे हैं, 6 की दर से केले ख़रीदे, 10 में 6 केले ख़रीदे थे। देखिए 10 रुपए में हमने कितने केले ख़रीदे, 6 ख़रीदे थे। एसपी क्या है, हमने बेचे कितने, हमने बेचे हैं 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, यानी 6 रुपए में, रुपए के नीचे रुपए और 4 की दर से बेच दिए। हम दोस्तों इन दोनों केलों को बराबर करेंगे। यहाँ पर ये जो केले हमारे हैं, जो केलों की संख्या है बराबर करेंगे। तो केलों की संख्या बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 और 4 का लासा लेंगे। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 6 4 का 12। तो इसको 12 बनाने के लिए क्या करें, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे ही ये हमने 2 से और 3 से मल्टीप्लाई की, इधर तो इक्वल हो गया। तो हमने 12 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई की, तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें 3 से की तो इधर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर 12 और ये भी 4 3 12, 6 दूनी 12। केले की संख्याएं दोस्तों बराबर हो गई। जो केलों की संख्याएं हैं 6 दूनी 12 और 4 3 12, ये हमारी केलों की संख्याएं बराबर हो गई। अब इधर देखते हैं, रुपए देखते हैं, रुपए कितने आएंगे। रुपए हमारे आ जाएंगे 10 दूनी, इधर 20 रुपये सीपी हो जाएगा, और एसपी हमारा कितना निकल के आएगा, 6 3 18। दोस्तों रुपए हमारे 18, यानी सीपी हमारा 20 है और एसपी हमारा 18 है। मतलब ख़रीद का मूल हमारा 20 है और एसपी हमारा 18, यानी 2 रुपये की हानि हो रही है। 2 रुपये की हानि दोस्तों हो रही है। किस पर हानि हो रही है, 20 रुपये पर हानि हो रही है। और इसका परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर दीजिए। इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, और 5 दूनी, यानी इधर 2 बचा, और इंटू 5 इधर ये, तो 20 यानी 5 दूनी 10, 10%। दोस्तों 10% की क्या होगी, हानि होगी। इस सवाल में 10% की हानि होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 10% की हानि होगी। दोस्तों ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के यूपी टेट में पूछे गए क्वेश्चन। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे आपके सामने। और ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।